Hello everyone. Hope your UPSC preparation is going good. We'll start with our fourth lecture in the Art and Culture lecture series, History and Culture Through Ages. And this is the part 1, Ancient India. This is presented by me, Priyadarshana Jain. We'll have 8 subjects video lecture series starting from 13th May. Please register as early as possible before 13th May. You will get an early bird discount in case you register before 13th May. If you have any inquiry, you can write email on this email address. So we'll start with ancient India. हर कल्चर phases of changes से गुजरती है. It is inevitable. Change कल्चर के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि एवरी डिनास्टी, एवरी इन्वेडर जो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाते हैं, वो वहाँ सेटल होते हैं, थोड़े दिन के लिए वहाँ वॉर करते हैं, तो वो वहाँ की कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन सेम वे एंशिएंट इंडिया की भी कल्चर जो है वो इस तरीके से आउटसाइडर से इन्फ्लुएंस हुई है. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया इन वेरियस स्टेजेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. फ्रॉम कहाँ से हम इसको स्टडी करते हैं? फ्रॉम हड़प्पन टाइम्स थ्रू वैदिक, मौर्य एंड गुप्त पीरियड. और इसमें हमारा एम्फेसिस यही होता है कि चेंज कैसे आ रहा है सोसाइटी के अंदर. Many people came from other regions and settled down in India. They married locally, intermixed and existing people and became a part of the Indian society. तो this is the way जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ सेटल होते हैं और ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. A society therefore has a rich heritage of different kinds of people. Because of this large variety of people, there has been an equally large variety of religions. हमारी डाइवर्सिटी का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इतने लोग बाहर से आए, इतने लोग यहाँ पे आके सेटल हुए, तो नेचुरली हमारे रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स जो हैं उनमें बहुत चेंजेस आए. Our knowledge of life of people in ancient days comes from, हम कहाँ से ये हमें पता चलता है कि पहले लोगों की लाइफ कैसी होती थी. तो उसके लिए हम उनके पॉटरी मटेरियल्स देखते हैं, वेपन्स जो वो लोग यूज़ करते थे, वो जो टूल्स यूज़ करते थे, और मनुस्क्रिप्ट्स जो लिखी जाती थी उनको हम देखते हैं. अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या चीज़ होती है? तो मनुस्क्रिप्ट्स आर एंशिएंट बुक्स रिटन ऑन ड्राइड पाम लीव्स और थिक बार्क ऑफ बर्च ट्री और ऑन पेपर. तो तीनों तरीके से लिखी जा सकती थी. ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर वाली मनुस्क्रिप्ट होती थी ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, इसकी लाइफ बहुत कम होती थी. नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन. विल स्टार्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम हियर. इससे हम देखेंगे कि इन सारे पीरियड्स में किस तरीके से कल्चर फ्लरिश हुई है. जैसे हमको पता है कि ये फर्स्ट नोटेबल सिविलाइजेशन है इस एरिया की, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा इज द नेम ऑफ द सिटी जहाँ पे ये सारा एक्सकेवेशंस निकला है. फिर इनकी जो साइट्स है वो इंडस और घाघर, 2 रिवर के आसपास हमें देखने को मिलती है. और अर्बन प्लानिंग इतनी क्लाइमेक्स पे थी, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम और ब्रॉड वेल लेड रोड्स. तो दिस वाज अ वेरी डेवलप्ड अर्बन सोसाइटी. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर करते थे और अर्बन एरियाज में लोग ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे. लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो दूर दूर तक देशों से थे. जैसे मेसोपोटामिया के अंदर हड़प्पा की सील मिलती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पान्स जो थे उनके लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशंस भी थे. और उस टाइप जो लोग थे उन्हें मेटल्स का बहुत अच्छा नॉलेज था और अलॉय ऑफ मेटल्स भी वो लोग बनाते थे. They probably believed in light after death and also in charms and spells. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. उनके जो बिलीफ सिस्टम्स थे कल्चरल में, हम ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं क्या क्या बिलीफ सिस्टम थे. तो लाइफ आफ्टर डेथ उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा चार्मिंग करना और स्पेल्स एंड ऑल. सील्स एंग्रेव्ड विद एनिमल फिगर्स. सील्स जो थी ऑलमोस्ट उन पर एनिमल फिगर्स मिलते थे, और कभी कभी आपको उस पर ह्यूमन फिगर्स भी मिलते थे जो इन द फॉर्म ऑफ डायटी होते थे. यहाँ तक कि पीपल का ट्री भी कई बार सील्स के ऊपर पाया गया है. हड़प्पन्स जो हैं वो लिखना पढ़ना भी जानते थे. उनकी स्क्रिप्ट है जो उनकी सील्स के ऊपर एनग्रेव्ड रहती, और ये स्क्रिप्ट हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं. द फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑन वेरियस सील्स फाउंड इन एक्सकेवेशंस रिवील दैट पीपल न्यू आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग. तो आर्ट ऑफ स्पिनिंग और वीविंग लोग जानते थे. इस तरीके के कुछ फिगर्स उनकी सील्स के ऊपर से मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं. दे वर प्रोबेबली फर्स्ट पीपल टू कल्टिवेट कॉटन. कॉटन की कल्टिवेशन भी यहाँ पर होती थी.
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पा की जो कल्चर है वो 1800 बीसी के आसपास डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। अब ये किसी को पता नहीं है कि ये कल्चर डिक्लाइन क्यों हुई। वहाँ पे कोई वॉर के भी सिंबल नहीं मिले हैं, ऐसे कोई साइन नहीं है जो ये बताएं कि वहाँ पर कोई वॉर हुआ था। तो विदाउट हैविंग अ वॉर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे लॉस्ट हो गई, नोबडी नोज एक्चुअली। लेट्स गो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ एंशंट इंडिया आफ्टर इंडस वैली। विल सी वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर वो पीरियड है जिस पीरियड में आर्य रहते थे, तो इस पीरियड को आर्यन कल्चर भी हम कहते हैं। They gradually spread across Ganga Yamuna plains. Arya settled down on the banks of इंडस, जो कि हमें पता है इंडस रिवर, और एक है सरस्वती। तो सरस्वती जो है उसका एग्जिस्टेंस आज तक मिला नहीं है। 2011 में कुछ प्रूफ्स आए थे ये प्रूव करने के लिए कि सरस्वती शायद एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल वो रिसर्च अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। देयर कंपोजिशंस आर कंपाइल्ड इन 4 वेदास। ये लोग जो अपने गॉड एंड गॉडेस को खुश करने के लिए जो हाइम्स गाते थे उनको वो लोगों ने कंपाइल किया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्ववेद में। वेद का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। इनिशियली वेदास जो थे वो ओरली ही बोले जाते थे, ओरली ही ट्रांसमिट हुए थे, रिटन हुए लेटर स्टेजेस में। स्कॉलर्स ने इस वैदिक कल्चर को डिवाइड किया है 2 पीरियड में। एक है आपका अर्ली वैदिक और एक लेटर। जो ऋग्वेद वाला पीरियड है वो अर्ली वैदिक कहलाता है, और लेटर वैदिक पीरियड वो है जहां पर दूसरे लिटरेचर आए, ब्राह्मण्स, आर्यणक एंड उपनिषद्स। दो आर्यन सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। देखिए सोसाइटी इस टाइम भी पेट्रियार्कल ही थी, लेकिन वुमेन की जो कंडीशन थी वो आज की कंडीशन से बहुत बेटर थी। वुमेन का ऑनर था, वुमेन के पास डिग्निटी थी, दे वर फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स, स्वयंवर्स होते थे, तो वहाँ पर उनको अपने पार्टनर चुनने की आज़ादी थी। और पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम जो है वो यहाँ पर एब्सेंट था। एक चतुर आश्रम व्यवस्था होती है, दिस इज कॉल्ड चतुर आश्रम सिस्टम। इसमें लाइफ को 4 स्पैन में डिवाइड किया जाता है। दिस वॉज द प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ दिस टाइम। इसके अंदर एक पहली स्टेज होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की, जिसमें हम पीरियड ऑफ सेलिबेसी, एजुकेशन फॉलो करते हैं, और दूसरी स्टेज होती है गृहस्थ की, जिसमें एक फैमिली लाइफ फॉलो करनी होती है। तीसरी स्टेज होती है वानप्रस्थ आश्रम, अ स्टेज ऑफ ग्रेजुअल डिटैचमेंट, एंड चौथी स्टेज है हमारी सन्यास की। तो सन्यास से पहले वानप्रस्थ जो है वो एक उसकी प्रिपरेटरी स्टेज है। जो सन्यास होता है उसमें लाइफ कंप्लीटली डिटैच हो जाती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो रहने लगते हैं, जंगल में जाकर अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो लोगों की जो लाइफ है वो इस तरीके से वहाँ पे ड्राइव होती थी। वैदिक कल्चर में सोसाइटी की क्या स्थिति थी? तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे आज भी है फैमिली, तो फैमिली वहाँ भी स्मॉलेस्ट यूनिट थी। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो फैमिली को कुल बोलते थे, और कुल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो उससे ग्राम बन जाता था, ग्राम जब मिल जाते तो विज, और विज से जब मिल जाते तो जन बन जाता था। और जो जन होता था उसका एक रूलर होता था जिसे वो राजन कहते थे। राजन के 2 इंपॉर्टेंट काम थे, एक तो वो डिफेंस का काम करते थे, और दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते थे। उसको असिस्ट करने के लिए 2 काउंसिल थी, उनका नाम था सभा एंड समिति, और इन काउंसिल्स में वुमेन को भी पार्ट दिया गया था। इट वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर हम वैदिक कल्चर को अच्छे से देखें तो हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फार वे बैक। तो यहाँ पर कुछ और टर्म्स आती हैं। पुरोहित जो हैं वो जो ब्राह्मण रिचुअल्स करते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं। सेनानी, मिलिट्री के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उनको कहते थे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और किंगडम एट दिस स्टेज। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कि जो जन हमने अभी देखा, जन विच वॉज रूल्ड बाय राजन, तो वो जन जो है वो कोई स्टेट नहीं है, वो जस्ट एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है जिसको राजन रूल करते थे। स्टेट और किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है अभी यहाँ पर अराइज नहीं हुआ है। और राजन की जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी होती थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी अगर राजा जो है वो वीक निकला तो फिर उसको भी वो रिमूव कर देते थे। दिस वाज अ प्रोसीजर फॉलोड, क्योंकि काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक साइंस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर लेटर वैदिक पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ देखने को मिलती है, वो है ये एक पुरुष द्वारा 4 जातियों का निर्माण होना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मनुस्मृति कि एक डिवाइन पुरुष है, उसके माउथ से जो है वो ब्राह्मण जन्म लेते हैं, उसकी आर्म्स से क्षत्रिय जन्म लेते हैं, थाइस से वैश्य और फीट से क्षुद्र। और इस पूरे वर्ण सिस्टम के बाहर एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो है दलित। तो जो दलित होते हैं वो इसके बाहर होते हैं, दे आर नॉट टचेबल्स, और इनको शहर के एकदम बाहर की साइड में स्टैब्लिश किया जाता है। तो दिस इज़ द वे ये चीज़ें होती थी। बहुत ही ज़्यादा रिजिड ये कास्ट सिस्टम में डेवलप होने लगा धीरे धीरे। पहले वर्णा सिस्टम था, वर्ण में जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर होता था,
और ये डिवीजन ऑफ लेबर धीरे धीरे बाय बर्थ अटैच किया जाने लगा, इसलिए फिर उसके अंदर और सब डिविजन्स आए और उन्हीं सब डिविजन्स को हम कास्ट कहते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग जो फोर्सेस ऑफ नेचर वर्शिप करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गॉड्स हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, गॉडेस हैं, उषा, अदिति, पृथ्वी, ये सब नेचुरल गॉड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंद्र जो हैं वो रेन के गॉड हैं, अग्नि जो हैं वो फायर के गॉड हैं, और कुछ नाम ऋग्वेद में और भी आए हैं, जैसे सूर्य एक नाम आया है, सावित्री, पुषाओ, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ये प्रीलिम्स में भी कभी एज इट इज पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, यज्ञ कैसे करते थे? चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स, जो हाइम्स होती थी जो वेदों में लिखी हुई, वो हाइम्स यहाँ पे चैंट की जाती थी। और अग्नि को गॉड और ह्यूमन के बीच का रिलेशन कनेक्ट करने का एजेंट माना जाता था, दिस फायर, इसलिए फायर को जो है बहुत पायस माना गया है हिंदुइज्म में। पीपल प्रेड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ जन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा, अब देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये जो गॉड अभी हम देख रहे थे नेचर से कनेक्टेड, ये सारे जो है धीरे धीरे गायब हो गए। वहां पर कौन आया? ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो यहाँ पर अपीयर होता है लेटर वैदिक पीरियड में। द रिलीजन बिकेम एक्सट्रीमली रिचुअलिस्टिक। अब जो है संस्कृत मंत्र, रिचुअल्स, ब्राह्मणाइजेशन, इनका इन्फ्लुएंस हैवीली बढ़ने लग जाता है। कौन सी एज में? लेटर वैदिक एज में। तो ब्राह्मण जो है वो बहुत पावरफुल हो गए थे यहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस डिमांड करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे यज्ञ वगैरह कराने के लिए, इसलिए जो है यज्ञ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगे थे। तो यज्ञ जो है वो अफोर्ड कर पाते थे राजा लोग ही, इसलिए इस तरीके के बड़े बड़े यज्ञ वो ऑर्गेनाइज करते थे। उसमें कुछ हैं अश्वमेघ, देन राजसूय, देन वाजपेयी, ये यज्ञ राजा लोग परफॉर्म करते थे। बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक स्टेज एज चेंजेस स्टार्ट अकरिंग इन द सोसाइटी। कुछ और भी चेंजेस आए, जैसे कि लोग सवाल पूछते थे, भाई यूनिवर्स के क्रिएशन से रिलेटेड हो गया, लाइफ आफ्टर डेथ से रिलेटेड, तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए इनके डिटेल्स उपनिषदों में डाले गए लेटर वैदिक स्टेज में। अब हम देखते हैं मटेरियल लाइफ लोगों की उस समय कैसी थी, इकोनॉमी किस तरीके से चलती थी। तो प्राइमरीली जो लोग हैं वो पेस्टोरल ही होते थे, पशुपालन करते थे, और एग्रीकल्चर भी वहाँ पे एक कॉमन फीचर देखने को मिलेगा। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे होते थे, और खाने के लिए वो लोग सिंपली खाना खाते थे, उसमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का रोल होता था। और ड्रिंक करने के लिए एक बीवरेज यूज किया जाता था, सोमरस जिसे कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन अल्कोहलिक ड्रिंक। और गेम खेलते थे, गेम ऑफ चेस, शैरियट रेसिंग। टैक्स पे नहीं किए जाते थे, कोई टैक्स लगाया नहीं जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। काऊ जो है उनको वेल्थ मेजर करने का जरिया माना जाता था, जिसके पास जितनी ज़्यादा काऊ होती थी वो उतना वेल्थी माना जाता था। इस एज में जब आयरन का यूज होना स्टार्ट हुआ तो लोगों की मटेरियल लाइफ में एक्सट्रीम चेंजेस आ गया। यहाँ पर देखिए इस फोटो में, ये सारी चीज़ें आयरन की उस समय धीरे धीरे इन्वेंट होके आई। तो आयरन की वजह से क्या हुआ कि एक्स बनी, एक्स जब बनी तो फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए उनको चीज़ मिल गई। अब एग्रीकल्चर फ्लरिश होने लगी, गैंगटेक प्लेन्स में आयरन टूल्स डेवलप हुए, तो क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। फिर उसके बाद आयरन वेपन्स बने तो वॉर्स फाइट करने में उनको हेल्प मिलने लगी। इस तरीके से क्राफ्ट, सरप्लस फूड, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जब बढ़ने लग जाती है तो क्या हो जाता है? सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आता है वो होता है अर्बनाइजेशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्राफ्ट, सरप्लस फूड एंड पॉपुलेशन। हाई क्वालिटी ऑफ अर्थनवेयर, जो इसे हम PGW और NBPW कहते हैं, वो यहाँ पे डेवलप होते थे। पॉटरी सिस्टम, कॉइन्स भी यहाँ पर सर्कुलेट किए जाते थे, और कुछ मेट्रो सिटीज़ यहाँ पर होती थी। जैसे आज की मेट्रो सिटीज़ होती है, ऐसे ही जो बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स होती थी इनको महाजनपद कहते थे। तो ऐसे ही कुछ महाजनपदों के नाम है अंग, मगध, कोशाल। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलर रिलीजियस रिफॉर्म्स। जैसा हम अभी देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा ब्राह्मणाइज्ड कल्चर होने लगी, रिचुअलिस्टिक कल्चर होने लगी, सेक्रीफाइसेस जो हैं वो बहुत महंगे पड़ने लगे क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा चैरिटी देनी पड़ती थी। यहाँ पर कैटल को भी बहुत ज़्यादा बलि चढ़ाया जाता था। तो इन सारे कारणों की वजह से नॉन वायलेंट और पीसफुल रिलीजन्स जो है वो राइज हुए। एक है जैनिज्म, दूसरा है बुद्ध। वैदिक रिलीजन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होने लगा था, इसलिए ये सारे रिलीजन्स फिर इन्फ्लुएंस करने लगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जैन रिलीजन जो है उसके प्रोफाउंडर है लॉर्ड महावीर, और महावीर के पहले जैन धर्म का ओरिजिन माना जाता है ऋषभ देव से। बट यहाँ पर हम लोग इस महावीर से ही इसको स्टडी करते हैं। महावीर ने लोगों को जो है वो 5 तरह की
कसम खाने के लिए कहा, जिसमें एक चीज़ थी नॉट टू टेल लाइज, नॉट टू इंजोर लाइफ, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, नॉट टू स्टिल एंड टू मेंटेन चेस्टिटी। तो ये पांचों महावीर के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा मूवमेंट है जो लेड किया गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर। उन्होंने 8 फोल्ड पाथ एक बताया अपने फॉलोअर्स को, जिसको अष्टांगी का मार्ग कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस वर्ल्ड में सारे दुखों का कारण डिजायर है, तो इफ डिजायर इज लॉस्ट समवेयर द सॉरोज विल गो अवे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। फिर हिंदुइज्म गेव राइज टू सेवरल रिलीजियस सेक्ट्स विद इन इटसेल्फ। यहाँ पर हिंदुइज्म के अंदर सेक्ट डेवलप होने लगे इन दिस एज। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया तक उसका स्प्रेड हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदुइज्म भी साउथ ईस्ट एशिया और दूसरी कंट्रीज में फ्लरिश हुआ, स्प्रेड हुआ। लेटर हिंदू ट्रेडिशंस हैव एक्सेप्टेड बुद्धा एज वन ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। तो अब अगर हम देखें इस पॉइंट से, तो अवतार जिसे हम कहते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट जैनिज्म। द पर्शियन इन्वेजन। नाउ वी विल सी कि अलग अलग पावर्स जो इंडिया में इन्वेट करती रही, तो उसका हमारी कल्चर के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस पड़ा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्शियन रूलर से, जो ईरान से आए थे। By first half of the 6th century BC, there were a number of small tribal states in northwest India. और ये सारी ट्राइबल स्टेट्स जो थी ये यूनाइटेड नहीं थी आपस में। बिकॉज ऑफ दिस जो एक्मेनिड रूलर्स हैं पर्शिया के, उनको यहाँ पे एडवांटेज मिला और उन्होंने यहाँ पर फिर अटैक किया। और इन्होंने कुछ पासेस का रूट फॉलो किया था माउंटेन्स के थ्रू, हिमालय वगैरह माउंटेन के थ्रू, तो उसी रूट को फिर अलेक्जेंडर ने भी फॉलो किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये एक्मेनिड एम्पायर है, इसका सबसे ज़्यादा फर्टाइल और पॉपुलस पार्ट जो रहा वो पंजाब और सिंध रहा, जिसको इन्होंने एनेक्स किया था। और इंडियंस जो थे उनको भी इनरोल किया गया इस एक्मेनिड आर्मी के अंदर। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज इन्फ्लुएंस्ड दैट द प्रशियन टाइटल ऑफ सत्रप कंटिन्यूड टू बी यूज्ड बाय द इंडियन प्रोविंशियल गवर्नर्स एज क्षत्रप फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। तो इतना एम्पायर का इन्फ्लुएंस रहा हमारे ऊपर कि मौर्य एम्पायर के अंदर जो गवर्नर के लिए टर्म यूज की जाती थी क्षत्रप, वो भी उसका ओरिजिन पॉइंट भी कहीं ना कहीं इस प्रशियन रूलर्स के थ्रू हमारे पास आया है, सत्रप जिसका नाम है। अब हम देखते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या था। तो एक तो न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक स्क्रिप्ट है खरोष्टी जो हमको प्रशिया से मिली। इस स्ट्रिप को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शंस पे खरोष्टी पाई जाती है। अशोक के एडिक्स के प्रियम्बल में भी ईरान के कॉन्सेप्ट वहां पे लिए गए हैं। अशोक के पिलर्स में एक बेल शेप्ड कैपिटल पाई जाती है, वो भी प्रशिया का गिफ्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भी कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, जैसे बर्थडे पे एक हेयर बाथ सेरेमनी होती थी राजा के लिए, तो वो भी जो है वो प्रशियन रूलर्स से सीखकर हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड इट इज मेंटेन इन द अर्थशास्त्र दैट व्हेनेवर द किंग कंसल्ट्स द फिजिशियन और द एसेटिक ही शुड सिट इन अ रूम वेयर द सेक्रेट फायर वाज केप्ट। दिस इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो रिलीजन है ईरान का, उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि फायर को हम भी इंपॉर्टेंस देने लगे। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म में जैसे आपको पता होगा शायद कि फायर जो है वो सबसे ज़्यादा पायस मानी जाती है। नेक्स्ट विल सी द सेकेंड पीपल, द ग्रीक इन्वेजन। तो ग्रीक की वजह से हमारे पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये जो एम्पायर था इसके पहले एक्मेनिड एम्पायर, इसको डिस्ट्रॉय करके ग्रीक्स ने इनके साथ वॉर लड़े, फिर इसको डिस्ट्रॉय किया और फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर की लीडरशिप में इंडिया के ऊपर अटैक किया। और इन्होंने सिर्फ इंडिया, इन्होंने एशिया माइनर, ईरान और इराक, ये 3 पावर को कन्क्वेस्ट करने के बाद इंडिया के ऊपर अटैक किया था। फिर अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसी समय नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया और लैक ऑफ यूनिटी थी इन प्रिंसिपैलिटीज में। इसकी वजह से ग्रीक्स जो है एक के बाद हमारे सारे एरियाज को कॉन्क्वेयर करते चले गए। फिर भी अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। दे रिफ्यूज टू मार्च अहेड। और मगध के अंदर एक डिनेस्टी उस समय थी, नंद डिनेस्टी, उनसे डरकर अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए थे एंड अलेक्जेंडर को जो है वापस जाना पड़ा। और उस जाने के बाद फिर अलेक्जेंडर की जितनी भी कॉन्क्वेर्ड स्टेट थी धीरे धीरे उसने वो भी लौटा दी थी। और उसने जो अपने
पार्ट्स थे, टेरिटोरियल पोजीशंस, उनको कवर करते हुए हर एक पार्ट को उन्होंने पूरे, जैसे एशिया है तो एशिया को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, वहाँ पे 3 ग्रीक गवर्नर्स को बिठा दिया एंड ही वेंट अवे। सो ये जो ग्रीक गवर्नर्स थे ये इनके रिप्रेजेंटेटिव थे। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये है कि अभी तक वेस्ट हमारे बारे में नहीं जानता था। वेस्ट डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया बिफोर दिस टाइम। तो यूरोप के तरफ हमारे रास्ते खुले अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद। दिस इज इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर ने अपने एक फ्रेंड से सी रूट भी एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। निरकस करके एक बंदा था, ही केम टू इंडिया एंड देन ही एक्सप्लोर्ड द सी रूट। अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था उसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी, तो वो लोग सारे एक हो गए बिकॉज ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। और अलेक्जेंडर के डिपार्चर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इन सारे जनरल्स जो थे अलेक्जेंडर ने जो बिठाए थे उनको डिफीट करके फिर पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया अपने अंडर ले लिया। अलेक्जेंडर की जो इन्वेजन की डेट है 326 बीसी में, ये एक डेफिनेट मार्कर है अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए इसको एक मार्कर पॉइंट माना जाता है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की डेट को। एक आर्ट फॉर्म यहाँ पे डेवलप होता है इन्फ्लुएंस से, इसे कहते हैं हेलेनिज्म। हेलेनिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक कल्चर विद इजिप्शियन, पर्शियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंसेस पाया जाता है। तो ये जो कल्चर है ये स्प्रेड होती है ट्रेड के थ्रू, और 4 तरह की कल्चर है जिनके कॉम्बिनेशन से ये हेलेनिस्टिक आर्ट बनती है। नाउ विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस की और क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस होती थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल की वजह से हमने देखा है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बना। ये जो बुद्ध की स्टैचू आपको यहाँ पे दिख रही है ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की स्टैचू है। और इंडियंस ने कॉइन्स बनाना भी सीखा, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, ग्रीक्स के साथ। ग्रीक्स जो थे दे हैड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। ग्रीक्स अकाउंट्स जो हैं वो उनके जो स्कॉलर्स थे जैसे मेगस्थनीज, तो उनके थ्रू हमको देखने को मिलता है कि उस समय इंडियन सोसाइटी की लाइफ कैसी थी। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय क्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप था और हमारी कंट्री जो है वो बहुत प्रॉस्परस थी। मच ऑल्सो हैज़ बिन सेड इन दिस अकाउंट्स ऑफ कारपेंट्री। कारपेंट्री जो है वो वेल डेवलप्ड थी इस टाइम पे। और ये भी है कि अलेक्जेंडर ने जो फ्लीट बनाई थी यहाँ इंडिया में अटैक करने के लिए, वो फीट भी उन्होंने इंडिया के अंदर ही बनाई थी। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर हम चलते हैं मौर्य एम्पायर की तरफ। नाउ विल स्टार्ट विद अशोका द ग्रेट। पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस हार्मोनी, ये बेसिक 3 प्रिंसिपल थे अशोक के एम्पायर में फॉलो किए जाते थे। ही कंबाइंड सक्सेसफुल किंगशिप विद आइडियलिज्म एंड फिलोसफी। He too began his reign with war, the conquest of Kaling, but after that he realized कि ये mindless destruction है जो हम कर रहे हैं और unnecessary we are doing this violence। तो उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। तो धम्म विजय is a term, उसका मतलब होता है कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म, है ना, मतलब धर्म के थ्रू आपको कॉन्क्वेस्ट करना है, ना कि वायलेंस करके। तो अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट्स के अंदर भी इनका जिक्र किया है। और इस तरीके के टाइम में जबकि मिलिट्री जो है वो क्लाइमेक्स पे चल रही हो, ऐसा डिसीजन लेना अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है। अशोक एक ट्रू ह्यूमैनिस्ट थे। उनका जो धम्म था, जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, उसका बेसिक प्रिंसिपल था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बिना धर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू अशोक। और उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट्स, अपनी जो प्रजा है उनसे कहा था कि लिव इन रिलीजियस हार्मोनी। ही फॉलोड सेक्युलरिज्म इन हिज एम्पायर। और नॉन बुद्धिस्ट भी मॉन्क्स वगैरह अगर वहां पे आते थे तो उनको भी अशोक पेट्रोनाइज करते थे, गिफ्ट देते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अशोक के एम्पायर में अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलती है कि एज अ किंग ही सेट वेरी हाई आइडियल फॉर हिमसेल्फ। बहुत ज्यादा हाई आइडियल उन्होंने सेट कर रखे थे, जैसे कि ही सॉ हिमसेल्फ एज अ फादर एंड द सब्जेक्ट एज चिल्ड्रन। मतलब वो स्टेट जो है वो फादर है और जो सिटीजन है वो सब चिल्ड्रन है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है चाणक्य ने दिया था एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय अशोका। उन्होंने स्टोन पिलर्स पे अपनी फिलोसफीज वगैरह लिखवाई है, इंस्क्राइब करवाई है। अशोक अटेम्प्टेड टू एजुकेटेड हिज सब्जेक्ट बाय पॉइंटिंग आउट द वेस्टफुलनेस ऑफ एक्सपेंसिव रिचुअल। ही वाज अगेंस्ट द ब्राह्मणाइज्ड कल्चर और उन्होंने अहिंसा प्रैक्टिस करने के लिए कहा लोगों से, अपने धर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया, अपने एम्पायर को एक कॉमन धम्म दिया, कॉमन लैंग्वेज और वन स्क्रिप्ट दी। इसकी वजह से ही वॉज एबल टू डू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ हिज एम्पायर। और ही
वॉज सिक्यूलर इन नेचर, और उस समय की जो एज थी वो सिक्यूलर एज कही जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अशोक ने अपने एम्बेसडर्स भेजे थे दूर दराज देशों में, श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में, तो इसकी वजह से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन काफ़ी प्रोलिफरेट हुई इन सारे एरियाज के अंदर। वर्णा सिस्टम भी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। अशोक ने पूरी कंट्री को यूनिफाइड करके उसको एक एम्पायर में ले लिया, और यही अशोक के एम्पायर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक थी, पूरे देश को एक करना और फिर उसे एक यूनिफॉर्म एम्पायर के अंदर ले लेना, उसे एक सिंगल एम्पायर का नाम दे देना। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अशोक एम्पायर। अब मौर्य पीरियड में आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर जो था वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ। अराउंड 84,000 स्तूप बनाए गए टू कमेमोरेट वेरियस इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ। और मेगस्थनीज का ऐसा कहना था कि पाटलिपुत्र एक ऐसी सिटी थी जिसका ग्रैंड मैच करता था पर्शिया की सिटीज को। दिस इज यूनिक इन इटसेल्फ। अशोक पिलर्स जो होते थे वो मोनोलिथिक पिलर्स होते थे, पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बने होते थे, और उनके ऊपर कैपिटल बनी हुई होती थी, जैसे यहाँ देखेंगे ये है बुल कैपिटल ऑफ रामपुरा, दिस इज लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, और ये है रॉक कट एलिफेंटेड धौली, एंड दिस इज द लोमस ऋषि केव जो बनवाई गई थी नॉन बुद्धिस्ट मोंक्स के लिए। ये एक रॉक कट केव है, और यहाँ से रॉक कट आर्किटेक्चर की स्टार्ट मानी जाती है। ये जिस सेक्ट के लिए बनवाई गई थी वो सेक्ट है आजीविकास। आजीविकास इज अ सेक्ट ऑफ दिगंबर जैन रिलीजन ड्यूरिंग दैट टाइम। और जो केव्स थी वो प्रोवाइड कर दी जाती थी मोंक्स को उन्हें रहने के लिए। अशोक ने नॉन बुद्धिस्ट लोगों को भी पेट्रोनाइज किया था, ये हमने अभी देखा। और यहाँ पर जो रॉक एडिक्स होते थे उनमें लोकल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लोकल लैंग्वेज एंड लोकल स्क्रिप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन दिस एज। अब पोस्ट मौर्यन कल्चर के अंदर चलते हैं। तो पोस्ट मौर्यन में क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे थे इतने सारे, ग्रीक, शक, पार्थियन, कुशान्स एंड मेनी मोर, तो दे गॉट एसिमिलेटेड इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। तो एसिमिलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, फॉरेनर्स का एसिमिलेशन हो जाना। दे वर स्लोली एब्जॉर्ब्ड इनटू लोकल पॉपुलेशन, और चूंकि ये लोग वॉरियर्स होते थे, वॉर के थ्रू यहाँ आ रहे थे, तो इनको हमने क्षत्रिय का स्टेटस दे दिया था अपनी सोसाइटी में। अब देखते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, कल्चरल लाइफ में चेंज हुए, रिलीजन, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एवरीथिंग गॉट चेंज। और जो ट्रेड था वो सी के द्वारा भी अब होने लगा, ट्रेड वाज हैपनिंग एट दिस टाइम बाय सी ऑल्सो। और बहुत सारे फॉरेन रूलर्स जो थे उन्होंने वैष्णविज्म अडॉप्ट किया, कुछ फॉरेन रूलर्स ने तो बुद्धिज्म भी अडॉप्ट किया, लाइक कनिष्क ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। और कनिष्क का जो एक्सेशन था 78 AD, उसे कही जाती है बिगिनिंग ऑफ शक एरा। तो ये हमारे कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कनिष्क का एक्सेशन। सम फॉरेन रूलर्स आल्सो टर्न टू बुद्धिज्म, जैसा हमने देखा मिनांडर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, कनिष्क टू इज रिमेंबर्ड फॉर हिज सर्विसेज टू दिस रिलीजन। और यहाँ पे बुद्धिज्म स्प्लिट हो जाता है दो पर्टिकुलर सेक्ट में, एक है महायान और एक है हीनयान। महायान वो पार्ट है जहाँ पे इमेज वर्शिप की जाती है बुद्धा की, और हीनयान जो है उसमें बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्री के द्वारा या फिर किसी सिंबल के द्वारा, धर्म चक्र के द्वारा। तो दिस इज द डिफरेंस। और डिटेल में हम नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में जब रिलीजन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हीनयान और महायान में और क्या डिफरेंसेस होते हैं। पोस्ट मौर्यन आर्ट के अंदर अब स्कल्पचर वाली चीज देखते हैं। पोस्ट मौर्यन आर्ट में हम पाते हैं कि सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स की वजह से काफी सारे इन्फ्लुएंसेस हुए। तो एक गंधार स्कूल बना, ग्रीक और रोमन आर्ट फॉर्म इंडियन आर्ट फॉर्म के अंदर जब मिल गई तब कुषाण रूल के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के जो आर्टिस्ट थे उनको ट्रेन किया जाता था। शक कुषाण इन्फ्लुएंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा आर्ट फॉर्म्स के अंदर। जैसे मथुरा है, तो मथुरा वैसे तो इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट है, बट वहाँ पर भी काफ़ी सारा इन्फ्लुएंसेस खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा, रेड सैंडस्टोन, ये सब चीज़ें शक और कुषाण इन्फ्लुएंस से आई थी। फिर यहाँ पे एक कनिष्क की स्टैचू है मथुरा के अंदर, ये हेडलेस स्टैचू है। ये स्टैचू सिंबल करती है बुद्ध को डिपिक्ट करने के लिए। द मथुरा स्कूल बिकेम द फर्स्ट टू मेक फेसेस एंड फिगर्स ऑफ बुद्धा। यहाँ पे फेस और फिगर बनाए जाने लगे बुद्ध के इस पर्टिकुलर जगह पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है। और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनती थी वहाँ पे जातक स्टोरीज को भी डिपिक्ट किया जाता था साथ में। तो जातक स्टोरीज आर नथिंग बट द स्टोरीज रिलेटेड विद बुद्ध's बर्थ। महावीर की स्टेचू भी यहाँ पे प्रोड्यूस की गई थी। अब पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला एम्पायर है डेक्कन वाले पार्ट में। तो डेक्कन किसको कहते हैं? जहां पर डेक्कन सॉइल होती है,
डेक्कन सॉइल। डेक्कन सॉइल कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में। ये देखिए मैप के अंदर, दिस इज द डेक्कन पार्ट। तो सतवाहन यहाँ पे रूल करते थे। दे हैड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन अंडर मौर्य। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका दे अज्यूम्ड टोटल इंडिपेंडेंस एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल। अशोक की डेथ के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए और काफी पावरफुल बन के बाहर निकले। सतवाहन के बाद यहाँ पे कुछ और फॉरेन रूलर्स भी थे जो राज कर रहे थे, जैसे कि शक हैं, तो वो इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में आए। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सतवाहन जो होते थे वो अपनी मदर्स का नाम यूज करते थे, तो शतकर्णी वाज द नेम ऑफ गौतमी पुत्र's मदर। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो थे उन्होंने काफी सारे वॉर लड़े। दे एक्सटेंडेड देयर किंगडम, क्लियर्ड फॉरेस्ट, मेड रोड्स, और इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की तरफ काफी सारे कदम उठाए थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि इनके डिक्लाइन के बाद वकाटका एक डिनास्टी है जो अराइज होती है यहाँ पर, वकाटका इस वाले एरिया में। फिर वकाटका के बाद आते हैं चालुक्य। चालुक्य की कैपिटल थी वटापी, चालुक्य ऑफ वटापी इनको कहते हैं। ये सेकंड मैप में देखने को मिल रहा है, चालुक्य ऑफ वटापी। और फिर चालुक्य जो थे वो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट यहाँ पे रूल करते थे ऊपर वाले एरिया में, तो राष्ट्रकूट के साथ इनकी फाइट्स कंटिन्यूस चलती रहती थी। चालुक्य रूल जो है वो भी खत्म हो गया 753 एडी में, व्हेन राष्ट्रकूटास डिफीटेड देम। द कैपिटल सिटी ऑफ वटापी वाज अ प्रॉस्पेरस वन। ये जो वटापी यहाँ पे दिख रही है ये एक बहुत प्रॉस्पेरस सिटी हुआ करती थी। फिर इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए, केव श्राइन्स बनाए यहाँ पे डेक्कन हिल्स के अंदर। यहाँ तक कि जो एलोरा केव्स हैं उसमें भी टेम्पल जो हैं वो चालुक्य और राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए हैं। अब पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स का डेक्कन के बाद नेक्स्ट एम्पायर है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया किसको कहते हैं वो समझते हैं। रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के नीचे का जो एरिया है वो साउथ इंडिया कहलाता है। तो साउथ इंडिया में उस समय 3 डिनेस्टी जो है वो रूल करती थी। एक है चोला, एक है छेड़ास एंड पांड्यास। और ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई ही करते रहते थे हमेशा। इस पीरियड को, जब ये तीनों लड़ते रहते थे और काफी सारे डेवलपमेंट हुए, इस पीरियड को संगम पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूरल हुआ करिकाल, चोल किंगडम का। फिर उसके बाद लोगों की लाइफ जो थी वो बहुत सिंपल होती थी। म्यूजिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। लिटरेचर और म्यूजिक दो चीज की बहुत ज्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस एरिया में उस समय यूज किए जाते थे, ड्रम्स, फ्लूट्स, पाइप्स एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन वैलीज एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर फार्मर्स। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मर्स होते थे, और मर्चेंट्स जो हैं वो कोस्टल एरियाज में रहते थे, और ट्रेड सी के द्वारा होता था। ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे आसपास सी है, तो यहाँ पे नेचुरली कोस्टल जगहों पर ट्रेड किया जाता था इस एरिया के अंदर। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया में चलते हैं। उस समय पे ईस्ट इंडिया में हर्षवर्धन की एज थी। इट वॉज अ किंगडम ऑफ हर्षवर्धन, एंड ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट सबड्यू द पिटी वॉरियर रूलर्स एंड ब्रिंग देम अंडर हिज डोमेन। छोटे छोटे जो राज्य थे उन सब से लड़ाई करके उनको अपने डोमेन में वो लेके आ गया। और इसके टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर थे वानसांग। वानसांग ने काफी सारा रिकॉर्ड लिखा है जिससे हर्षवर्धन के किंगडम के बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। हर्ष के किंगडम में एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही जो हर्ष की बायोग्राफी लिखी है, हर्ष चरित्र। तो लिटरेचर का भी काफी वर्क हुआ। हर्ष ने पेट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म और हिंदू रिलीजन को। फिर यहाँ पे ईस्ट में एक और किंग हुए, खारवेल, जो कलिंग में थे। और खारवेल जो राजा थे, he was also one of the important king after the Mauryas. Kaling included modern Odisha and part of northern Andhra. Its most important ruler was he. And the Hathi Gumph inscription in a Jain cave at Udaygiri Hills. Udaygiri Hills के अंदर एक हाथी गुम्फ inscription है, वहाँ पे इनका डिटेल्ड अकाउंट हमको मिलता है। He carried out works of piety and public utility. इन्होंने भी वेलफेयर से रिलेटेड काफी काम किए थे खारवेल, एंड खारवेल ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म। गुप्त पीरियड की तरफ अब चलते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज जो थी वो काफी इंक्रीज हो गई थी गुप्त पीरियड में, और काफी सारा क्रिएटिव आर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। हिंदू गॉड और गॉडेस को भी यहाँ पर अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाने लगा। आर्टिस्ट अचीवमेंट ऑफ एज इज एग्जिबिटेड इन द डेलिकेट वर्कमैनशिप एंड वेराइटी ऑफ डिजाइन्स शोड अ डिफरेंट काइंड ऑफ गुप्ता कॉइन्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुप्त कॉइन्स, ये देखिए आप, ये कॉइन, और इसके एक तरफ गॉडेज होती थी और एक तरफ किंग और क्वीन होते थे। तो ये जो कॉइन्स हैं ये इस टाइम की अपने आप में एक मार्वलस क्रिएशन है। और कॉइन के अलावा भी मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स भी गुप्त पीरियड में बनाए जाते थे। देवगढ़ में एक दशावतार टेम्पल है, दैट इज वेरी फेमस टेम्पल मेड इन गुप्त एज। फिर केव टेम्पल है उदयगिरी हिल्स में। तो इस तरीके से, और सीटेड एंड स्टैंडिंग इमेजेस ऑफ बुद्धा फ्रॉम सारनाथ,
भी जो स्कल्प्ट की गई थी वो गुप्त के एज में की गई थी। स्कूल ऑफ सारनाथ यहाँ पे डेवलप हुआ था, और स्टोन के अलावा ब्रोंज में भी स्टेच्यूज गुप्त पीरियड के अंदर बनाई जाती थी। द वॉल फ्रेस्कोज एट द अजंता केव्स, अजंता केव्स गुप्त पीरियड की तरफ के समय बनाना स्टार्ट हुई थी। अजंता में जो वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं गौतम बुद्ध से की, जाटक स्टोरीज से रिलेटेड, वो सब गुप्त पीरियड में बनाई गई। और एक बाघ केव्स है ग्वालियर के पास, तो बाघ केव्स जो हैं उसमें भी आपको गुप्त पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि इस समय एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी इंडिया में, नालंदा। नालंदा बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग हर्ष रेन। हालांकि रूलर्स बुद्धिस्ट होते थे, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट मॉन्क ही डोमिनेट करते थे, स्टिल ये यूनिवर्सिटी जो है एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी थी। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केम हियर टू इम्बाइब लर्निंग। और वानसांग ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि दे हाउस्ड एज मेनी एज 10,000 स्टूडेंट्स इन नालंदा। इट वाज सपोर्टेड बाय रेवेन्यू ऑफ 200 विलेजेस। यहाँ का जो फंडिंग है वो विलेजेस के रेवेन्यू से आता था। और जैसा मैंने अभी बताया कि सिक्युलर था, ग्रामर, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, साइंस, ये सब भी वहां पर पढ़ाए जाते थे। और बुद्धिज्म जो है वो तो डोमिनेंट स्टडी का पार्ट था ही। और रीजनिंग और इंक्वायरी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। नालंदा के जो स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया भी जाता था। हर्ष जब भी असेंबली करते थे, कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन, डिबेट्स करते थे, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड इन्हें करते थे। और डिबेट्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी होती थी और उन्हें एजुकेशन का पार्ट माना जाता था। तो ओवरऑली बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से एजुकेशन दी जाती थी। दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट इंडियन कल्चर चेंज थ्रू एजेस। व्हाट वी हैव सीन हियर इज किस तरीके से एज वाइज कल्चर में चेंज हो रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में मिडवल इंडिया के लिए भी देखेंगे कि किस तरीके से मिडवल पीरियड में अभी और नए फॉरेन रूलर्स इंडिया में आएंगे तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे हमारी कल्चर को, सोसाइटी को, रिलीजन्स को, एक एक चीज़ को, हर तरीके के एस्पेक्ट जो हैं हमारी कल्चर के, उनको कैसे वो बदलेंगे। तो दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। I hope you enjoyed this series. Thank you very much and all the best for your preparations.